हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका क्रिएटिव एंट्री में। चलिए हम नेक्स्ट राजवंश देखते हैं जो कि है कच्छपात वंश या इसे कच्छपारी वंश भी कहते हैं। ठीक है, एक just a second। तो इनका समय क्या था? इनका समय था 10वीं शताब्दी ईस्वी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक। ठीक है, इनका क्षेत्र कहाँ था? तो इनका क्षेत्र उत्तर मध्य प्रदेश, जिसमें आता है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, ये सब आता है। ये उत्तर मध्य प्रदेश में इनका क्षेत्र था। इनकी राजधानी थी सिहोनिया, मुरैना और ग्वालियर में नरवर, शिवपुरी और दुबकुंड श्योपुर में। मतलब इनकी 4 राजधानियाँ थी। ये आप सोचिए, पहली तो इनकी थी मुरैना, सिहोनिया। ठीक है, सिहोनिया नामक स्थान था मुरैना। फिर ग्वालियर हुई, फिर नरवर हुई शिवपुरी की, फिर दुबकुंड हुआ श्योपुर का। मतलब सिहोनिया, ग्वालियर, नरवर और दुबकुंड। तो सिहोनिया आपका मुरैना में, नरवर आपका शिवपुर में, दुबकुंड आपका श्योपुर में। इनके संस्थापक देखते हैं तो इनके संस्थापक कौन था? तो वज्रदामन इनका संस्थापक था। इसकी जानकारी, कच्छपातों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? नशैद अलेक्जेंडर ने इन्हें नशैद कहा था। मतलब नशैद जनजाति समथिंग ऐसा कुछ करके अलेक्जेंडर ने इन्हें बोला था। ये अपने आप को कुश का वंशज मानते थे और ये कछुआओं का पालन, मतलब एक तो ये अपने आप को कुश, जो राम जी के पुत्र थे, उनका वंशज मानते थे। और दूसरा ये मिलता है कि ये कछुआ पालन करने वाली जाति का उन्मूलन किए, इस वजह से इनको कच्छपात कहा जाता है। मतलब भिंड मुरैना वाले जगह पे कच्छुओं का पालन करने वाली जनजाति थी, तो उनका इन्होंने उन्मूलन किया, इसलिए इसे कच्छपात कहते हैं। और इनके जानकारी के स्रोत देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो सास बहु मंदिर अभिलेख इनका मिलता है, फिर सोहनिया अभिलेख मिलता है जो कि मुरैना में, दुबकुंड शिलालेख मिलता है जो कि श्योपुर में, ग्वालियर संग्रहालय अभिलेख मिलता है, उषा मंदिर अभिलेख मिलता है जो कि राजस्थान में है, मंगलराज राजा थे उनकी जानकारी यहाँ से मिलती है, गंगोला ताल अभिलेख मिलता है ग्वालियर में, तोमरों का, वहाँ से भी कच्छपातों की जानकारी मिलती है। फिर रोहितासगढ़ अभिलेख मिलता है बिहार से, यहाँ से भी कच्छपातों की जानकारी मिलती है। इनकी शाखाएं देख लेते हैं। इनकी 3 शाखाएं थी, सिहोनिया ग्वालियर शाखा, नरवर शाखा शिवपुरी का, दुबकुंड शाखा श्योपुर का, जो हम ऊपर राजधानी पढ़े थे। तो राजधानी इनकी 4 थी, एक ग्वालियर भी इसमें ग्वालियर ऐड हो गया, मतलब ये आ गया ना सिहोनिया ग्वालियर शाखा, ये दोनों एक हो गया। तो सिहोनिया एक इनकी राजधानी, एक ग्वालियर राजधानी, दूसरा नरवर शाखा शिवपुरी में, दुबकुंड शाखा श्योपुर में। और ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। आगे देखते हैं हम। फर्स्ट इनकी शाखा थी सिहोनिया ग्वालियर शाखा। ठीक है, इसमें सिहोनिया में लक्ष्मण जो सरदार थे वो प्रथम ज्ञात कच्छपात शासक माने जाते हैं। वैसे ये दिख तो रहा ही होगा आप लोगों को। सिहोनिया में लक्ष्मण सरदार प्रथम ज्ञात शासक थे कच्छपातों के। ठीक है, इनकी राजधानी फर्स्ट वही सिहोनिया इनकी राजधानी थी। उनमें अगर मेन राजा को देखा जाए तो वज्रदामन राजा हुए। ठीक है, इन्होंने उपाधि जो धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी वज्रदामन ने। ठीक, ये गुर्जर प्रतिहार शासक विजयपाल को पराजित करके दुर्ग का ग्वालियर छीन लिया था। वज्रदामन जो थे वो गुर्जर प्रतिहार शासक विजयपाल, इनको हराया और उसके बाद जो ग्वालियर का दुर्ग था उसको छीन लिया था। छीन, क्योंकि ये आपको यहाँ पे देखोगी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत भी थे, तो अब इनसे स्वतंत्र होने के लिए तो गुर्जर प्रतिहारों को ही हराना पड़ेगा। तो ये गुर्जर प्रतिहारों को हराते हैं, उनके जो राजा थे विजयपाल, उनको हराया, उसके बाद ग्वालियर दुर्ग छीन लिया। ठीक है, धंगदेव से यह पराजित होकर चंदेलों की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धंगदेव ने इन्हें पराजित कर दिया, इनको अपने अधीन बना लिया। ग्वालियर इनकी सेकंड राजधानी थी। ग्वालियर को सेकंड राजधानी बनाया भी किसने था? तो वज्रदामन ने ही बनाया था। फर्स्ट राजधानी इसने सिहोनिया बनाई थी, सेकंड राजधानी इसने ग्वालियर बनाई थी। और इन्हें कच्छपघात वंश तिलकम कहते हैं और इन्हें कच्छपात वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। किसको? वज्रदामन को। मतलब
कच्छपातों के लिए तिलक के समान काम किए थे, इसलिए इनको कच्छप घात वंश तिलकम भी कहा जाता है, ऐसा उपाधि इनकी थी। और ये कच्छपातों के वास्तविक संस्थापक थे ही। नेक्स्ट देखते हैं मंगलराज। मंगलराज की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिल रही थी? उषा मंदिर अभिलेख से मंगलराज की जानकारी मिल रही थी। राजस्थान में बयाना में, ठीक है, राजस्थान बयाना में उषा देवी मंदिर बनवाया गया था। सॉरी अगर कोई आवाज़ आ रही होगी तो। उषा देवी मंदिर बनवाया गया था राजस्थान के बयाना में। यही उषा मंदिर अभिलेख जिसे मंगलराज को सूर्य यही उषा मंदिर अभिलेख जिसे मंगलराज को सूर्य की सहस्त्र राशियों के समान माना है, मतलब 1000 किरणों, जो सूर्य की 1000 किरणों के समान किसे माना गया है? तो मंगलराज को माना गया है, ये याद रखिएगा। और इन्हीं का है उषा मंदिर अभिलेख, ठीक है। अब कीर्तिराज, इनके नेक्स्ट राजा देखते हैं। ये विद्याधर चंदेल थे ना, उनके सामंत हो गए, ठीक है। उनके सैन्य अभियान महत्वपूर्ण है, ये देख लेते हैं। सामंत किसके थे? सॉरी, सैन्य अभियान सामंत तो ये विद्याधर चंदेल के थे। सैन्य अभियान क्या है इनका? कि मालवा भूपति भोज परमार को इन्होंने पराजित किया था, सोचिए। और गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल को भी पराजित किया, ठीक है। 1020 में महमूद गजनवी पर आक्रमण को भी इन्होंने सफल कर दिया। मतलब 1020 में महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था, उसको भी इन्होंने असफल कर दिया। और सिहोनिया मुरैना में कनक मठ मंदिर, जो एक संतुलन विधि होती है उस पर बनाया था, तो ककनठ मंदिर जो है वो शिव जी का है। ककनठ मंदिर सही बोल रही थी, कनक मठ सही बोल रही थी मैं। कनक मठ मंदिर जो है वो शिव जी का है, संतुलन विधि पर बना है, ठीक है। और ये तो देख ही लिए कि ये राजा भोज परमार को भी हराते हैं, गुर्जर प्रतिहार के राजा राज्यपाल को भी हराते हैं, और 1020 में महमूद गजनवी का जो आक्रमण होता है उस पर भी विजय प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट राजा देखते हैं। और ये जो थे इन्होंने भुवनपाल की उपाधि धारण की थी। कीर्ति जी थे ना, सॉरी मूलदेव मैं नहीं पढ़ाई, सॉरी। कीर्तिराज के बाद मूलदेव आते हैं, ठीक है। मूलदेव क्या है? मूलदेव ने चंदेलों की अधीनता त्याग दी और कच्छपात को पुनः स्वतंत्र कर लिया, और इनका उपाधि था त्रैलोक्यमल। और मतलब एक तो उपाधि त्रैलोक्यमल थी, कच्छपात वंश को पुनः स्वतंत्र कराया, चंदेलों की अधीनता को त्याग दिया। अब और एक और उपाधि ये धारण करते हैं जिसका नाम था भुवनपाल भी और त्रिलोक्यपाल भी। कौन? महादेवपाल ही है ना, मूलदेव नहीं, मूलदेव जो थे त्रिलोक्यपाल और भुवनपाल की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। देवपाल देख लेते हैं अगले राजा। देवपाल ये अपराजित की उपाधि धारण करते हैं। इनकी तुलना कर्ण से की गई है, अर्जुन से की गई है, युधिष्ठिर से की गई है। इनके निर्माण कार्य देख लेते हैं। तो ये मुरैना में मितावली में 64 योगिनी मंदिर बनवाते हैं, ठीक है। मुरैना के मितावली में 64 योगिनी मंदिर बनाते हैं, जिसकी जो अपना हमारा पुराना सांसद था ना, उसका ये डिज़ाइन यहीं से लिया गया था। इस मंदिर का संबंध शाक्त संप्रदाय से था। तो ये जो मितावली का 64 योगिनी मंदिर है उसका जो संबंध है वो शाक्त संप्रदाय से था, ठीक है। यहाँ दुर्गा काली देवी की पूजा होती थी शाक्त में। फिर पद्ममाल इनके नेक्स्ट राजा हैं, उनको देख लेते हैं। इनकी तुलना मांधाता से की गई है, पौराणिक राजा है मांधाता, उनसे इनकी तुलना की गई है पद्ममाल की। ये डाकुओं का उन्मूलन करता इन्हें कहा जाता है, जिसको डाकुओं को दस्युक को कहा जाता है, ठीक है। ग्वालियर में ये पद्मनाभ मंदिर बनवाए, ठीक है। पद्मनाभ मंदिर में विष्णु जी और श्री जी की मूर्ति बनी है। श्री जी मतलब लक्ष्मी जी और विष्णु जी की मूर्ति है।
पद्मनाभ मंदिर कहाँ पे, ग्वालियर में किसने बनाया, तो पद्मपाल ने बनवाया। ठीक है, उनके दरबारी कौन थे, तो मणिकंठ थे। ठीक है, इन्होंने ही सास बहू मंदिर अभिलेख लिखा था। तो जो मणिकंठ हैं, मणिकंठ वो लेखक हैं किसके, तो सास बहू मंदिर के, सास बहू मंदिर अभिलेख के लेखक कौन है, तो मणिकंठ, ये याद रखिएगा। और ये किसके दरबारी हैं, तो पद्मपाल के दरबारी। तो दो चीज़ हमें याद रखनी है, तो एक तो पद्मनाभ मंदिर तो पद्मपाल बनवा रहे हैं, और दूसरा इनके दरबार थे मणिकंठ जो कि सास बहू अभिलेख लिख रहे हैं, उसके लेखक हैं। नेक्स्ट राजा है हमारे सूर्यपाल। ठीक है, सूर्यपाल जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक, पौराणिक राजा के अनुसार ये इनको सूर्यसेन कहा जाता है। तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम था उसके अनुसार ये ग्वालियर जो राजा, ग्वालियर के जो पौराणिक राजा थे सूरसेन, मतलब जो बोला जाता है ना ग्वालियर की स्थापना किसने की थी, तो सूरजसेन, उनका कहीं वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन जो अलेक्जेंडर कनिंघम था उसने बोला कि नहीं, ये जो सूर्यपाल थे वही सूरजसेन थे, ऐसा उसने बोला। और सिहोनिया में अंबिका देवी मंदिर बनवाया है सूर्यपाल ने। ये तो कॉन्सेप्ट आपको याद ही हो गया कि अलेक्जेंडर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि जो हमारे राजा सूरसेन थे जो कि ग्वालियर का स्थापना किए हैं, उनकी कहीं ऐसी विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिलती है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही कहा कि ये जो सूर्यपाल थे वही सूरजसेन थे, और इनका सिहोनिया में इन्होंने अंबिका देवी मंदिर की स्थापना की थी। ये देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं महिपाल राजा। ये क्या करते हैं महिपाल, इन्हें कच्छपारी कुलभूषण कहा जाता है। इनको महिपाल जी को कच्छपारी कुलभूषण कहा जाता है। इनका मंदिर का इन्होंने सास बहू मंदिर इन्होंने बनवाया। तो महिपाल जी ने सास बहू मंदिर बनवाया, लेकिन जो सास बहू अभिलेख है उसके लेखक मणिकंठ है। और किस शासक के टाइम पे हैं वो, तो वो आपके सूर्यपाल नहीं, पद्मपाल के दरबार में है। महिपाल जो है वो सास बहू मंदिर का निर्माण करवाते हैं, ग्वालियर को मुख्य राजधानी बनवाते हैं, और ग्वालियर का अधिपति कहा जाता है इनको। महिपाल को ग्वालियर का अधिपति कहा जाता है। ये ग्वालियर को मुख्य राजधानी भी बनाते हैं, सास बहू मंदिर भी बनवाते हैं। ठीक है, बस ये छोड़ दीजिएगा, ये ऐसी है। आप ये याद रखिए कि सास बहू मंदिर कौन बनवाता है, तो महिपाल बनवाते हैं। ये मैंने याद रखने के, और इन्हें कच्छपारी कुलभूषण भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट राजा देखते हैं सुलक्षण पाल क्या कर रहे हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक से ये लड़े और हार गए। ठीक है, और ग्वालियर पर कब्जा हो गया किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इस टाइम पे आ जाता है हमारा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुतुबुद्दीन ऐबक जो होते हैं वो सुलक्षण पाल को हराते हैं, और उसके बाद ग्वालियर पर कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं राजा अस्करन, और इन्हें ही दुल्हा राय भी कहा जाता है। आस्करन को दुल्हा राय भी कहा जाता है। ये ग्वालियर के अंतिम कच्छपात शासक थे। ठीक है, ये हमारी कौन सी चल रही थी, तो ये हमारी पहली वाली शाखा चल रही थी ना, सहनिया और ग्वालियर शाखा। सहनिया ही नाम था ना, एक बार चेक कर लेती हूँ यार। सिहोनिया और ग्वालियर शाखा चल रहा था ये। ठीक है, तो उसके ये अंतिम राजा होते हैं कौन, उसके सिहोनिया और ग्वालियर शाखा के अंतिम राजा कौन है, अस्करन। ये इन्हें या फिर इन्हें दुल्हा राय भी कहा जाता है। ठीक, अब इसकी सेकंड शाखा तो छोटी छोटी है, उसमें ज़्यादा राजा नहीं। सबसे बड़ी शाखा इनकी ग्वालियर और सहनिया शाखा ही थी। नरवर शाखा में देख लेते, जो कि शिवपुरी में था। इसकी राजधानी नरवर थी। इसके संस्थापक सुमित्र थे। ठीक है, जो कि वज्रदामन के पुत्र थे। और राजा इनमें कौन कौन हुए, तो राजा इनमें गगन सिंह हुए, शरद सिंह हुए, और वीर सिंह देव जो थे इसके अंतिम राजा। बस आपको इतना ही याद रखना है नरवर शाखा में कि नरवर शाखा किसकी है, कच्छपातों की है। उसकी राजधानी नरवर थी। उसके संस्थापन कौन है, तो सुमित्र है। और राजा इसमें गगन सिंह, शरद सिंह और वीर सिंह देव थे। वीर सिंह देव अंतिम शासक है। अब दूबकुंड शाखा देख लेते हैं, जो कि श्योपुर में थी। इसकी राजधानी दूबकुंड या फिर चड़ोबा थी। ठीक है, श्योपुर में। इसके जो संस्थापक थे वो युवराज थे। ठीक है, और राजा में अगर देखा जाए तो अर्जुन जो थी वो गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध करते हैं, लेकिन ये विद्याधर चंदेल के सामंत थे। ठीक है, और उसके बाद अगले राजा आते हैं ये हमारे
अभिमन्यु जो चंदेलों की अधीनता त्याग दी और भोज परमार के साथ मित्रवत संबंध कर लिए थे। अभिमन्यु जो आए थे वो चंदेलों की अधीनता त्याग कर भोज परमार के साथ मित्रवत संबंध कर लिया। और विक्रम सिंह जो थे आपके इस शाखा के दुगुण शाखा के अंतिम शासक थे। विक्रम सिंह दुगुण शाखा के अंतिम शासक थे। तो ये हमारा यहाँ पे कच्छपात वंश खत्म होता है, क्योंकि ये छोटे वंश है यार, इसमें ज़्यादा राजा नहीं है और तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं देना है, हमें बस ये फैक्ट्स को याद करना है। आप इसको 2 से 3 बार देखिए, ये फैक्ट आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ईजी वे में इसको समझाया है। समझाने वाली वैसे कोई चीज़ ही नहीं है, बस आपको याद करनी है कि हाँ इसके बाद ये राजा आ रहे हैं, उनके टाइम पे ये क्या काम कर रहे हैं, निर्माण क्या है, इन्होंने उपाधि क्या धारण की है, या फिर किसी लेखक ने इनके बारे में कुछ कहा है तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे ये मितावली वाला है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई मितावली 64 योगिनी मंदिर जो कि मितावली मुरैना में है, जो हमारी पुरानी संसद थी उसका डिज़ाइन यहीं से लिया गया है। तो ऐसे फैक्ट हैं जो हमारे प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आपका ये कुतुबुद्दीन, ये तो नहीं आएगा, खैर कुतुबुद्दीन से लड़ा, ग्वालियर पर कब्जा किया, ना कुछ खास नहीं है इसमें। हाँ, बल्कि इधर आगे वाले जो राजा थे उनकी जैसे ये है सिहोनिया अभिलेख वगैरह, ये जानकारी के स्रोत ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट राजवंश में। और मैंने अभी होमवर्क वाला देना इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि कोई उस पर इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा था, ना ही तो उस पर कोई कमेंट कर रहा है और ना ही उसे कोई, मुझे नहीं लग रहा है कि सबको लग रहा है कि हम पढ़ लेंगे, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं दूंगी तो कहीं ना कहीं मैं फिर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आएगी कि हाँ मुझे उस पर भी वीडियोज़ या कुछ भी बना के डालना है। तो उस पर किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आया। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा, आप कमेंट करोगे कि नहीं आप से स्टार्ट करिए, तो डेफिनेटली मैं स्टार्ट कर दूँगी। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर मैं अपनी मेहनत नहीं करने वाली हूँ, फिर मैं अपनी चीज़ों में मेहनत करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट राजवंश में। ओके, बाय बाय।